नमस्ते। अगर आप इंडिया से बाहर पैसे भेजने का प्लान कर रहे हैं तो एक टर्म आपने पक्का बार बार सुनी होगी, LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस पूरे सिस्टम को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। बिना किसी लंबा चौड़ा जार्गन के सीधे और आसान शब्दों में समझेंगे कि ये आखिर है क्या और ये सिस्टम सच में काम कैसे करता है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप काफी सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि आरबीआई हमारे रिजर्व्स को प्रोटेक्ट क्यों करता है, फिर आएंगे इसके गोल्डन रूल पर, उसके बाद रिटर्न्स, लूपहोल्स और सिस्टम की ट्रैकिंग को समझेंगे। आखिर में देखेंगे कि रूल तोड़ने पर क्या पेनल्टी लगती है और फैमिली लिमिट्स को क्लब करके इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। एक तरह से ये एक डिटेल्ड FAQ होने वाला है। आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क में ये LRS एग्जैक्टली है क्या? देखिए, इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका जनरल परमिशन होना, मतलब आम इंसान के लिए रेड टेप से पूरी आजादी। हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन के लिए आपको आरबीआई के पास केस बाय केस अप्रूवल लेने नहीं जाना पड़ता। लेकिन एक कैच है, ये स्ट्रिक्टली और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है। हाँ, माइनर्स भी अपने गार्डियन के थ्रू इसका फायदा उठा सकते हैं, पर अगर बात करें कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स या ट्रस्ट्स की, तो उनके लिए यहाँ नो एंट्री है। और हाँ, इस फैसिलिटी का इस्तेमाल बिजनेस पेमेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले सेक्शन पर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सुरक्षा। आखिर इन लिमिट्स के पीछे आरबीआई की बुनियादी फिलॉसफी क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि जब पैसा हमारा खुद का है तो रिजर्व बैंक उसे विदेश भेजने पर लिमिट आखिर लगाता ही क्यों है? एक आम इंसान होने के नाते हमें लगता है कि अपनी मेहनत की कमाई पर हमारा पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर ये पाबंदी क्यों? बात दरअसल ये है कि फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा किसी भी देश का एक बेहद कीमती नेशनल रिसोर्स होता है। हमारे देश को बाहर से जरूरी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन सब के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती है। इसलिए आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा 1999 के तहत इस मुद्रा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर देश से बेहिसाब पैसा बाहर जाने लगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, LRS की मुख्य लिमिट, जिसे हम इसका गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। देखिए, LRS के अंदर दो तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं। एक तरफ है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जैसे विदेश घूमने जाना, मेडिकल खर्चे, पढ़ाई का खर्चा या वहां रहने वाले रिलेटिव्स को गिफ्ट्स और पैसे भेजना। और दूसरी तरफ होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जैसे बाहर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, कोई स्टार्टअप शुरू करना, प्रॉपर्टी खरीदना या वहां बैंक अकाउंट खोलना। ध्यान देने वाली बात यह है कि LRS इन दोनों ही तरह के खर्चों पर मिलाकर एक कॉम्पोजिट लिमिट लगाता है, और वो लिमिट है ये बड़ा नंबर, $2.5 लाख। जी हाँ, $250,000। एक रेजिडेंट इंडियन एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम इतना ही अमाउंट बाहर भेज सकता है। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो ये काफी बड़ी रकम बनती है। ये स्कीम का फाउंडेशनल नियम है, चाहे आप करंट अकाउंट में खर्चा करें या कैपिटल अकाउंट में, कुल मिलाकर आप इस आंकड़े को पार नहीं कर सकते। इस पर लोग अक्सर एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं, क्या पिछले साल की बची हुई लिमिट को आगे आने वाले साल में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? मतलब अगर पिछले साल एक भी पैसा बाहर नहीं भेजा तो क्या इस साल सीधा $5 लाख की लिमिट मिल जाएगी? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ किसी भी तरह का रोल ओवर अलाउड नहीं होता। LRS का बैलेंस हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में यानी 1 अप्रैल को बिल्कुल नए सिरे से रीसेट हो जाता है। पिछले साल आपने क्या किया उससे इस साल की कैप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल की शुरुआत एकदम फ्रेश $250,000 की लिमिट के साथ ही होगी। पर ध्यान रहे, हर चीज की इजाजत नहीं है। यहाँ कुछ सख्त पाबंदियां हैं। अगर पैसा लॉटरी, गैम्बलिंग या मार्जिन ट्रेडिंग के लिए भेजा जा रहा है तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। किसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्री या एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन करना पूरी तरह से मना है। और तो और, अगर कोई इंडियन कंपनी विदेश में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी FCCBs इशू करती है तो उन्हें LRS के तहत खरीदना भी अलाउड नहीं है। अब आते हैं इस स्कीम के उस हिस्से पर जो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, रिटर्न्स, लूपहोल्स और वन वे टोल का कॉन्सेप्ट। होता क्या है जब आपका भेजा गया पैसा वापस देश लौट आए? LRS को समझने के लिए ये बड़ी ही कमाल की एनालॉजी है। ये बिल्कुल एक वन वे टोल ट्रैफिक की तरह है। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपकी LRS लिमिट बुक हो जाती है। इसको बस एक टोल बूथ की तरह सोचिए।
एक बार आपकी गाड़ी आगे बढ़ गई तो बस टोल कट चुका है। इसे एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने $50,000 का गिफ्ट अपने विदेश में रहने वाले दोस्त को भेजा, तो तुरंत उस व्यक्ति की एनुअल लिमिट $50,000 से डेबिट हो जाएगी। अब सोचिए, अगले ही दिन उस दोस्त ने किसी वजह से वो पैसे वापस भेज दिए, तो क्या LRS लिमिट वापस रिस्टोर हो जाएगी? नहीं, पैसा वापस आने पर भी आपका कोटा दोबारा नहीं भरता। वो $50,000 का स्लॉट उस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमेशा के लिए ब्लॉक हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े देश में और इतने सारे बैंक्स के बीच RBI इस पूरे LRS सिस्टम को ट्रैक आखिर कैसे करता है? इस मॉनिटरिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा हथियार है पैन कार्ड। पैन यहाँ एक स्ट्रिक्ट और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बिना पैन के कोई रेमिटेंस हो ही नहीं सकती। चाहे आपके कितने भी अलग अलग बैंक्स में अकाउंट्स क्यों ना हो, आपका पैन कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि RBI आपके रोजमर्रा के छोटे मोटे पर्सनल ट्रांजैक्शंस को माइक्रो मैनेज नहीं करता। वो मैक्रो लेवल पर सिर्फ ब्रॉडर ट्रेंड्स मॉनिटर करते हैं। अब देखिए ये ट्रैकिंग काम कैसे करती है। जिस दिन किसी बैंक A से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ, ठीक अगले दिन यानी T+1 पर बैंक इसे सेंट्रल RBI सिस्टम में रिपोर्ट करता है, और फिर उसके अगले दिन बाकी सभी बैंक्स आपके पैन कार्ड का अपडेटेड यूसेज देख पाते हैं। ये जो छोटा सा टाइम गैप है ना, इसकी वजह से अगर कोई अलग अलग बैंक से बहुत जल्दी जल्दी पैसे भेजे तो मैकेनिकली एक एक्सीडेंटल लिमिट ब्रीच पॉसिबल हो सकती है। आखिर सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। पर अगर ऐसी ब्रीच सच में हो ही जाए तो क्या होगा? आइए द पेनल्टी बॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक $250,000 का थ्रेशोल्ड पार करने पर आखिर पेनल्टीज क्या है? अगर सच में कोई लिमिट क्रॉस हुई है पर वो प्योरली एक्सीडेंटल थी तो घबराने की जरूरत नहीं है। फेमा के तहत इसका एक मैनेजेबल प्रोसेस है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, आपको खुद आकर वॉलंटरीली एडमिट करना होता है कि गलती हुई है। दूसरा, एक पर्सनल हियरिंग होती है ये साबित करने के लिए कि इसके पीछे कोई गलत इरादा या अल्टीरियर मोटिव नहीं था। और तीसरा, एक फाइन पे करके इस ट्रांजैक्शन को रेगुलराइज कर दिया जाता है। सच्ची और ईमानदार गलतियों के लिए ये काफी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आखिर में हम इस स्कीम के सबसे अट्रैक्टिव फीचर की बात करेंगे, लिमिट्स को क्लब करना, खासकर उन परिवारों के लिए जो बाहर सेटल होना चाहते हैं या वहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। देखिए, क्लबिंग का नियम एक फैमिली को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मान लीजिए 4 लोगों का एक परिवार है, माता, पिता, बेटा और बेटी। ये चारों अपने इंडिविजुअल LRS अलाउंसेस को लीगली एक साथ क्लब कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर बाहर $1 मिलियन की बड़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो वो आसानी से अपना $250,000 कोटा जोड़कर उसे खरीद सकते हैं। हर मेंबर का कोटा मिलाकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। इसके अलावा भी LRS में कुछ जरूरी एक्सेप्शंस मौजूद हैं, जैसे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस काफी ज्यादा हो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाकर बैंक इस लिमिट से ज्यादा का अमाउंट भी अप्रूव कर सकता है। आप विदेशी स्टार्टअप्स में भी बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस वहाँ थोड़े और रूल्स यानी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ODI रूल्स कंप्लाई करने पड़ते हैं। एक और कमाल की बात बताऊं, गुजरात की GIFT सिटी में पैसे भेजना भी बिल्कुल इन्हीं ओवरसीज LRS रूल्स के तहत कवर होता है। स्मूथ प्रोसेसिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? देखिए, पैन कार्ड, फॉर्म A2 और LRS डिक्लेरेशन तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। ये तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पर्पस पर डिपेंड करते हैं। पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहे हैं तो एडमिशन लेटर दीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो हॉस्पिटल का एस्टिमेट लगेगा, और अगर सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लाइट आइटिनरी या एक बेसिक डिक्लेरेशन से भी काम चल जाता है। यहाँ सबसे जरूरी टर्म जो याद रखने वाला है वो है TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। LRS ट्रांजैक्शंस पर TCS लगता है। अब इसका रेट क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रेमिटेंस का पर्पस क्या है, लिमिट्स थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई है या नहीं, और क्या उसमें कोई एजुकेशन लोन शामिल है। पर यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई फाइनल टैक्स पेनाल्टी नहीं है। इस TCS को बाद में इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी ITR फाइल करते वक्त एडजस्ट किया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक सवाल पर आके रुकते हैं। जब देश के हर रेजिडेंट इंडिविजुअल के पास हर साल $250 मिलियन विदेश भेजने के लिए अवेलेबल है, तो सोचिए आने वाले वक्त में ये कैपिटल फ्लो ग्लोबल मार्केट्स को किस तरह रीशेप करेगा। ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर हम सबको नजर रखनी चाहिए।